आरव की माँ से मिलने के बाद आरव के पिताजी से मिलने वो दोनों उनके कमरे में गई। मिस्टर नानक अपने कमरे में लेटे लेटे मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर नानक एक 55 साल के इंसान थे। उनके चेहरे पर अभी भी शिकन के कोई भाव नहीं थे। इतनी मुश्किलों के बाद भी वो इतनी आसानी से मुस्कुरा कर अपनी तकलीफों का बयां कर रहे थे, जैसे वो उनकी तकलीफें नहीं मोहब्बत हो। प्राची उन्हें सहारा देते हुए बोली, अंकल आप सही है ना? हाँ बेटा, मैं सही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों मुझसे मिलने यहाँ आई। मेरे अंकल आपसे मिलने नहीं आती तो किससे मिलने आती? आप आराम कीजिए, हम लोग चलते हैं, काफी टाइम हो रहा है। ये कहकर मधु और प्राची वहाँ से जाने लगी तो आरव ने उन्हें टोकते हुए कहा, मैं तुम दोनों को ड्रॉप करके आता हूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, प्राची ने झट से जवाब दिया। अरे नहीं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। क्या प्रॉब्लम है यार, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ये कहकर आरव ने जबरदस्ती उन दोनों को कार में बिठा लिया। मधु व प्राची भी आरव की जिद के आगे मना नहीं कर पाई और चुपचाप बैठकर आरव के साथ रूम पर चली गई। आरव ने उन दोनों को ड्रॉप किया और फिर खुद अपना घर लौट गया। अमन ने फोन करके कुछ इम्पोर्टेंट काम करने के लिए प्राची को अपनी कंपनी बुलाया। अमन के कॉल पर प्राची ना नहीं कर पाई। प्राची कंपनी गई तो उसने देखा कि उसका केबिन फूलों से चारों ओर सजा हुआ है। कहीं पर बैलून बिखरे पड़े थे तो कहीं पर फूल। प्राची को ये देखकर अटपटा लगा कि उसका बर्थडे भी नहीं है, फिर क्यों ये सब? तभी सबने आकर उसे हक किया और उसे विश करते हुए बोला, अब आप हमारी कंपनी में जॉब के लिए आ रही है। तो हमारे यहाँ न्यू वर्कर और न्यू जॉइनर को ऐसे ही सरप्राइज दिया जाता है। प्राची को ये थोड़ा अजीब लगा। उसने पहले कभी ना ऐसा सुना था ना देखा था, पर उसे ये खुशी थी कि उसके लिए लोगों ने कितना कुछ किया। सब उसे एक एक करके विश करके वापस चले गए। प्राची ने मुस्कुराहट के साथ सारी विशेस ली और अपना काम करने लगी। तभी उसने देखा कि निखिल अमन से मिलने आया है और अमन के केबिन की ओर जा रहा है। ये यहाँ कैसे? ये सोचते हुए प्राची भी निखिल के पीछे पीछे चली गई। पर जब तक निखिल अमन के केबिन में चला गया था, प्राची ने अमन के केबिन का गेट खोलना चाहा, पर तभी उसने अमन को निखिल को कुछ कहते हुए सुना। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है। प्राची, उसे भूलने की बात तो तुम सोच भी नहीं सकता। मैं उसे हर हाल में अपना बनाना चाहता हूँ। मैं सच में प्यार करता हूँ उसे। आज उसे खुश करने के लिए कितना सब किया मैंने। अमन के मुंह से प्राची ने ये सारी बातें सुनी तो वो सारा माजरा समझ गई। वो समझ गई कि अमन ने ये सब क्यों किया है। वो समझ गई कि अमन क्या चाहता है कि इस कंपनी में प्राची क्यों काम करे। प्राची के लिए ये सब गलत था। प्राची को लगता था कि अमन को सिर्फ अट्रैक्शन है। प्राची के सामने उसका प्यार शायद गलत और झूठा था। प्राची ने उस वक्त वहां से अपने केबिन में जाकर इंटर्नशिप का काम किया और काम करने के बाद अमन के केबिन में जाकर बोली, सॉरी मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। प्राची के मुंह से ये बात सुनकर अमन झटपटाकर बोला, क्यों, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? किसी ने तुमसे कुछ कहा? कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और फिर पेपर आ रहे हैं, इसीलिए जॉब को मेरा कोई इरादा नहीं है। जब मूड होगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी। इंटर्नशिप के लिए 1 वीक बचा है मेरा, उसे पूरा करके मैं रिजाइन कर दूंगी। प्राची की बातें सुनकर अमन को अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन तो जब जॉब के लिए कहा था तो प्राची बहुत खुश थी, पर अब क्या हुआ? अब क्यों प्राची जॉब के लिए मना कर रही है? अमन के दिमाग में ये सारी बातें घूमने लगी। प्राची जब अपनी बात कहकर वहां से जाने लगी तो अमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा। अमन ने जैसे ही प्राची का हाथ पकड़ा, प्राची का शरीर एक पल के लिए ठंडा पड़ गया। पहली बार किसी लड़के ने उसे स्पर्श किया था। किसी लड़के का पहला स्पर्श उसे भाव विभोर करने के लिए काफी था। प्राची ने खुद को संभालते हुए गुस्से भरी नजरों से अमन की ओर देखा और बोली, सर प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। प्राची की बात सुनकर अमन ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे सॉरी कहते हुए बोला, सॉरी, क्या बात है, तुम बताओ तो सही, तुम ऐसे कैसे छोड़ सकती हो जॉब? यार उस दिन तो मैंने तुम्हें जब जॉब के लिए कहा था तुम बहुत खुश थी, फिर अब तुम जॉब क्यों नहीं करना चाहती? ऐसा क्यों प्राची, प्लीज मुझे बताओ तो सही। अमन की बातों में उसका दर्द अलग ही झलक रहा था। साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो प्राची को खोने का डर है। प्राची ने अमन की कोई बात नहीं सुनी और उदास होकर वहां से चली गई। उसने जॉब के लिए मना तो कर दिया था, पर उसे अभी जॉब की बहुत जरूरत थी।
मधु ने प्राची को सहारा देते हुए कहा, क्या हुआ प्राची? कुछ नहीं, कुछ तो बात है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कहा ना कुछ नहीं, प्राची ने अपने हल्के हल्के छलकते आंसुओं को पोंछते हुए कहा। ठीक है, नहीं बताना तो नहीं बताओ, पर अंदर चल के देखो तो सही कि तुमसे मिलने कौन आया है। ये कहते हुए मधु प्राची का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। अंदर मिस सलोनी और उसके साथ एक और आदमी बैठा हुआ था। प्राची ने अंदर जाके उन दोनों से हाय बोला और खुद मधु के साथ सोफे पर बैठकर मिस सलोनी की ओर देखकर बोली, मैम, मैंने उस दिन आपको कितने फोन किए, कहाँ थी आप? आपने कॉल भी नहीं रिसीव किया और फिर कॉल वापस भी नहीं किया। हाँ बेटा, वो उस दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं बिजी थी तो कॉल नहीं उठा पाई। इनसे मिलिए, ये दिल्ली के जाने माने एडवोकेट है, मिस्टर सौरभ राउटर। प्राची ने ये सुनकर अपने हाथ जोड़कर उनकी तरफ नमस्ते कहा। सामने बैठे सौरभ राउटर ने भी प्राची को नमस्कार किया। आपको ये कहाँ मिले? मधु ने मिस सलोनी से पूछा। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं और मेरे भी। मैं इन्हें काफी पहले से जानती हूँ। मैंने एक दिन यूं ही बातों बातों में शीला के केस का जिक्र किया तो ये बोले कि ये केस लड़ने के लिए तैयार है। दैट्स गुड, थैंक यू सर, आप हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। नहीं बेटा, जब तुम इतना कुछ कर सकती हो तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता? क्यों नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर प्राची उठकर चली गई। प्राची अभी भी अमन की सारी बातें सोचकर उदास थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो जितना प्यार और अमन से भाग रही थी, अमन और प्यार उसके उतने ही करीब आ रहा था। प्राची को लग रहा था कि अमन सिर्फ उससे टाइम पास करने के लिए नहीं, पर उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अमन सच में बेइंतहा मोहब्बत करता है। और कहीं ना कहीं सच भी था। उसके लिए किसी भी लड़के पर भरोसा करना इतना आसान नहीं था। किसी को प्यार करना, किसी को चाहना प्राची के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने जैसा था। प्राची उनमें से नहीं थी जो शादी और गृहस्थी में अपनी सारी लाइफ बर्बाद कर दे। वो उनमें से थी जो देश के लिए, देशवासियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। इसीलिए वो इन चीजों से जहां तक भी हो वो भाग रही थी। ये सोचते सोचते प्राची हाथ में पानी की ग्लास लाकर बाहर गई और सबको पानी का ग्लास बढ़ाकर दिया। सबने साथ बैठकर बातें की तो थोड़ी देर बाद में एडवोकेट मिस्टर सौरभ राउटर बोले, तुम्हारे पास कौन कौन से सबूत है विक्रम पाटीदार के खिलाफ? मुझे इस केस से जुड़ी हुई हर एक चीज देखनी है। मिस सलोनी ने तो अभी तक मुझे कोई ऐसा सबूत नहीं दिया है। अब आगे क्या होता है? क्या ये एडवोकेट इस केस को संभाल पाएगा? क्या होगा कहानी में ट्विस्ट? ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।